हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जहां पर पुराने वाले सर ने, अभी तो मैं नया हो गया हूं ना, उस समय मैं पुराना हुआ करता था, तो पुराने वाले सर ने आपको पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप अपना अटेंडेंस बनाइए, ठीक है। एंड बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जो डेफिनेशन अपन ने लिखे थे वो बहुत छोटे छोटे थे। देखो बेटा, डेफिनेशन एकदम प्रॉपर था, वो छोटा डेफिनेशन नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप उतना लिखते हो, आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, है ना। अब ये नहीं कि ज्यादा हीरो के बनने के चक्कर में अपन इतना लिख कर आए और कट के फिर वो उतना ही सही हो। नहीं बेटा, जो भी लिखना है सही लिखना है, एकदम एग्जैक्ट एंड प्रॉपर डेफिनेशन था, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मेटल। मेटल बोलो या मटेरियल बोलो, बात आपका सेम है बेटा। और ये मानकर चलो कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलो अगर आप हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, भाई मैं थोड़ा दिमाग से चल रहा हूं। मैं जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको मैं पहले पढ़ा रहा हूं, और जितने कम इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक होंगे उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो मैं भी थोड़ा दिमाग से चल रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि 2018 में 15 में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं पुराने वाले सर से, मतलब जो मैं पुराना वाला वर्जन था, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और आपको आकर क्या करे, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आकर समझाए। बेटा देखो, वहां पर सर ने समझाने पे फोकस करा था, तो आपको समझना है। और वहां पर देखा, मैंने जब वीडियो देखा तो वहां पर जो सर थे ना, वो अप्रोच कर रहे थे कि आप समझो और समझ कर लिखो, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप 100% लिखते हो, अगर उसमें 80% क्या निकले सही निकले, 20% क्या निकले गलत निकले, तो यार मतलब तो 80 निकला ना। तो वहां पर सर ने ये देखा कि आपको वो सिखा रहे हैं, आपको वो अप्रोच कर रहे हैं कि आप लिखो, है ना। जब आप लिखना सीखोगे बेटा, तो आपके सर से रटने का भार थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो उस लेक्चर को आप अच्छे से देखो, मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं, जहां पर सर ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम को बहुत अच्छे समझाया। और मैंने देखा कि वो ये बता रहे हैं कि आप कोशिश करो लिखने का, लिखने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको आप एंजॉय कीजिए। आपसे फिर से मिलते हैं ये इरफाने नए वाले सर 5 वाले लेक्चर में, ठीक है। होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये और ये जो टर्म्स में बताऊंगा इसको आपको क्या करना है, मेरे फ्रेंड, ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखने के साथ ही साथ में अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है तो आप दोनों को डिफाइन भी करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो आप खुद से उसको डिफाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो पूरा कंसंट्रेशन समझने पे लगाना, क्योंकि जो इससे पहले वाला थ्योरेटिकल पोर्शन था वो भी आपका समझने योग्य था, और आज का जो टॉपिक है वो भी आपका समझने योग्य है, अगर आप समझ के पढ़ना चाहते हैं तो आइए फ्रेंड देखते हैं। जो टॉपिक है वो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। किसके लिए माय डियर फ्रेंड, डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल आपको पता है, ऐसा मटेरियल जिसको अपन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि आपका एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। ये आपका क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, और इस पर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी बॉडी पे लोड लगता है तो वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है, उसके बाद स्ट्रेन होता है। और हुक्स लॉ बताया था मैंने आपको, जहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर किसी भी बॉडी पे आपका लोड लगता है तो जो सबसे पहला फेज होगा वो होगा माय डियर फ्रेंड, उसमें हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। पहले फेज में हुक्स लॉ क्या होता है माय डियर फ्रेंड, वैलिड होता है। तो आप देख पाएंगे कि जब अपन इसका कर्व बनाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो जब बॉडी पे लोड लगा तो हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। हुक्स लॉ क्या है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा आपका यंग मॉडुलस। tan थीटा क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, जब अपन इस पर क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, तो ये प्रोपोर्शनल है तो सीधा बढ़ेगा पॉइंट ए तक। पॉइंट ए तक क्या होगा, हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा, प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा माय डियर फ्रेंड, प्रोपोर्शनली बढ़ेगा पॉइंट ए तक।
इसलिए पॉइंट ए को बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड कि जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए तक वैलिड है। मतलब मटेरियल में जो पहला फेस होगा उस फेस में हुक्स लॉ क्या होता है माय डियर फ्रेंड? वैलिड होता है अप टू ए, अप टू पॉइंट ए, जिसका नाम है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एसएससी के एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है। कोई भी अगर आप एग्जाम में बैठते हो माय डियर फ्रेंड तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हुक्स लॉ वैलिड अप टू, हुक्स लॉ वैलिड अप टू। तो माय डियर फ्रेंड हुक्स लॉ वैलिड अप टू, हुक्स लॉ वैलिड अप टू पॉइंट ए, या तो वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही क्या होता है? हुक्स लॉ आपका क्या होता है? वैलिड होता है। ये आप ध्यान रखना कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही हमारा क्या होता है माय डियर फ्रेंड? हुक्स लॉ वैलिड होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा मटेरियल पे अगर लोड अपन और बढ़ाते हैं तो अब वो क्या करेगा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्रॉस कर जाएगा और वो चला जाएगा पॉइंट बी तक, जो कि है इलास्टिक लिमिट। जो कि क्या है माय डियर फ्रेंड? इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि पॉइंट बी तक अगर अपन लोड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। लोड को क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड? रिमूव करते हैं। तो मटेरियल विल गेन इट्स ओरिजिनल शेप। मटेरियल विल गेन इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब क्या है? अब हम लोड बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे। देखिए, हुक्स लॉ वैलिड था, हमने लोड को और बढ़ाया तो ये चला गया पॉइंट बी तक, ये चला गया पॉइंट बी तक। और पॉइंट बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड कि बी तक अगर आप, पॉइंट बी तक अगर आप लोड को हटा देते हैं, बात समझना, ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड था वो ठीक है, अपनी जगह पर है। ये भी मैंने बता दी कि इसमें क्वेश्चंस क्या राइज होता है। अब जो मेन चीज़ है कि पॉइंट बी तक, ठीक है, अप टू पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी पे अपन क्या करें? लोड को हटा दें। लोड को क्या करें? हटा दें। मैं पॉइंट बी से पहले क्या करें? अपन लोड को हटा दें। लोड को क्या करें? हटा दें, मतलब लोड को रिमूव कर दें। तो मटेरियल अपनी ही जगह पे वापस आ जाएगा। मटेरियल अपने ही पोजीशन पे क्या होगा? अपना जो शेप है उसको रीगेन कर लेगा। मतलब मान लो कि ये रबर है, खींचा अपन ने इसको, अब अगर अपन पॉइंट बी से पहले लोड को हटा दे रहे हैं तो वो अपने ही शेप में वापस आ जाएगा। तो बी क्या है? आपका एक लिमिट है जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। आफ्टर पॉइंट बी, आफ्टर पॉइंट बी वो मटेरियल वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाएगा। वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाए। हाँ, आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। थोड़ा अच्छे से समझना। मेरा ये कहना है बच्चों कि मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है, हम बी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं कि बी पॉइंट में अगर अपन बी से पहले अगर लोड को हटा देते हैं, बी से बिफोर बी हम लोग लोड को हटा देते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये वापस आ जाएगा। अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये वापस आ जाएगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या होगा अगर बी के बाद भी आप बोलोगे? देखो, सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि सर बी के बाद भी क्या वो अपने पोजीशन पे वापस आ सकता है? तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि बी के बाद, बी से सी तक, बी से सी तक ये थोड़ा सा अपने पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल नहीं आएगा। थोड़ा सा अपनी पोजीशन पे आ सकता है लेकिन एक्चुअल नहीं आएगा। तो आप एकदम ध्यान में रखना कि बी आपका क्या है? इलास्टिक लिमिट है। बी तक अगर अपन लोड को हटा देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। बी के बाद अगर लोड हटाते हैं तो वो शेप में आएगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पाएगा। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, ठीक है, आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लेना। पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी आपका इलास्टिक लिमिट है। उससे पहले हम लोग अगर लोड को हटाते हैं
तो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओरिजिनल मतलब क्या, जैसा था वैसा हो जाएगा। आफ्टर पॉइंट बी माय डियर फ्रेंड, वो भले सिकुड़ेगा लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब मैंने खींचा, वो थोड़ा सा जरूर अपनी जगह पे आने की कोशिश करे लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पाएगा। तो बी आपका क्या है, इलास्टिक लिमिट है कि बी से पहले अपने पोजीशन पे पूरा वापस आ जाएगा और बी के बाद अपने पोजीशन पे पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाएगा। एंड दैट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगेन अगर लोड आप फिर भी बढ़ाते हैं तो ये पहुंचेगा पॉइंट सी तक। पॉइंट सी है आपका यील्ड पॉइंट, जिसको अपर यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। अब यील्ड पॉइंट से आप क्या समझते हो? देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूं। यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलास्टिक बिहेवियर खत्म होगा, इलास्टिक बिहेवियर खत्म होगा और प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट होगा। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बुक के लैंग्वेज से पढ़ोगे ना, कभी ये सब चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएगी, यील्ड पॉइंट क्या होता नहीं होता, लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, पॉइंट सी आपका एक ऐसा इंटरवल है, पॉइंट सी में क्या होता है, इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर कोई बॉडी पॉइंट सी तक पहुंच जा रहा है, मतलब उसमें अब प्लास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो चुका है, इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो चुका है एंड इट विल स्टार्ट द प्लास्टिक बिहेवियर। मतलब अब उसमें इलास्टिक बिहेवियर नहीं है। अगर अब भी अपन उसको खींच रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आफ्टर अ पॉइंट सी विच इज़ नोन एज अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे अब वो बॉडी वापस अपनी जगह पे तो वापस आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि पॉइंट सी पे इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो जाता है और प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार अगर आप गेट का पेपर देना चाह रहे हो तो यही सब क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, थोड़ा मतलब मीनिंगफुल। बुक्स से पढ़ोगे ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि दिया हुआ है। खैर छोड़ो, हटाओ, उसकी बात नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो पॉइंट सी इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट वेयर इलास्टिक बिहेवियर एंड, मतलब वहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा एंड द प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा माय डियर फ्रेंड, उसके बाद देख सकते हो डिप करेगा यहाँ पे। उसके बाद ये डिप होगा, मतलब क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेस है वो कम होगा और स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट सी के बाद, तो सी डैश को क्या बोलते हैं, सी डैश को बोला जाता है लोअर यील्ड पॉइंट। सी डैश को क्या बोला जाता है, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो लोअर यील्ड पॉइंट के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस याद रखना कि सी से पहले, अभी मैं रीजन भी बताऊंगा, आई विल टोल्ड यू द रीजन, ये बता दूं फिर रीजन बताऊंगा क्योंकि स्पेस भी होना चाहिए, अभी पूरा कचरा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखेंगे कि सडनली क्या होगा माय डियर फ्रेंड, स्ट्रेस इंक्रीज होगा और अपने अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंचेगा। ये क्या पहुंचेगा माय डियर फ्रेंड, अल्टीमेट। ठीक है, एक ऐसा, उसके बाद अगर लोड बढ़ता है तो ये अपने अल्टीमेट स्ट्रेस को टच करेगा। उसके बाद स्ट्रेस कम होने लगेगा और स्ट्रेन बढ़ने लगेगा एंड एट दैट टाइम एक ऐसा समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफर्ड बाय अ बॉडी। समझना फिर से, ये बहुत मीनिंगफुल है। देखिए टीचर्स बता देंगे आपको कि हाँ एक ऐसा समय आता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंचेगा। देखो ये कर्व एक ऐसे पॉइंट ई पे पहुंच रहा है जिसको अपन अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, विच इज नोन एज माय डियर फ्रेंड। अगर किसी बॉडी का मैं आपसे बोलूं कि भाई ये बॉडी मैक्सिमम कितना स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस ये कितना जनरेट कर सकता है, तो आप बोलोगे भाई वो अल्टीमेट स्ट्रेस तक ही जनरेट कर पाएगा। तो जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है किसी भी बॉडी का, बात समझना,
किसी भी बॉडी का जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। मतलब कोई भी बॉडी है वो कितना स्ट्रेस लगा सकता है मैक्सिमम, उसी को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना कि अल्टीमेट स्ट्रेस इज नोन एज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफर्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर सकता है उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। वीडियो को 2 से 4 बार जरूर देखना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। थ्योरी है, हल्के में मत लेना, ठीक है, वरना ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में नहीं आएगा। और मुझे पता है 11-12 में पढ़े होगे, 11th में है, कितना समझ में आएगा वो आपको ही पता है, ठीक है। चलिए, तो F इज़ अ पॉइंट, एक समय ऐसा आएगा F, देन द बॉडी विल बी फ्रैक्चर। तो अब ये फ्रैक्चर के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वादा और वो का शायरी हुआ था ना, मतलब यहाँ पे बॉडी आके क्या होगा माय डियर फ्रेंड, टूट जाएगा, इट विल गेट फ्रैक्चर्ड। क्यों, आप ज़्यादा खींचोगे, डक्टाइल बॉडी है, फैल तो रहा है, यहाँ तेरे को फैलने के बाद पहले इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, वो अपनी जगह पे वापस आ सकता है, लेकिन एक समय के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर हो गया, मतलब फैला रहे लेकिन वो अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो प्लास्टिक बिहेवियर शो किया, उसके बाद अगर अपन ज़्यादा उसको फैलाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो फ्रेंड माय डियर, यही हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका बाकायदा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कभी भी एग्जाम में आए आप अगर इतना लिख दोगे ना, फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स, फुल मतलब फुल, कोई डाउट मत रखना दिल में कि अरे आपका नंबर कटेगा चाहे कुछ भी, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसके रीजन के बारे में बात करूंगा अभी, तो आप इसको नोट करो, रीजन से बात करूँ थोड़ा और क्लियर होंगी चीज़ें आपको, तो आप इसको नोट करो माय डियर फ्रेंड, फिर अपन रीजन की बात करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं रीजन्स की कि कौन कौन से रीजन्स इसमें हैं, और आपको ये समझ में भी आएगा। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, ठीक है, सी पॉइंट तक ये होता है इलास्टिक रीजन। मतलब आपको ए से सी, चलो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो ओ से सी तक, ओ से सी तक कौन सा रीजन होगा, ये होगा आपका इलास्टिक रीजन, ये आपका होगा इलास्टिक रीजन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इलास्टिक रीजन मतलब क्या, कि इस रीजन में इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। मतलब अगर लोड को हटाते हैं, मतलब अगर ओ से सी तक अपन क्या करते हैं, लोड को हटाते हैं, तो उसमें इलास्टिक बिहेवियर शो होगा। उसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड, इलास्टिक बिहेवियर शो होगा, तो उससे क्या बोलेंगे, इलास्टिक रीजन बोलेंगे। मतलब इस रीजन में क्या शो होगा, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपका पहला रीजन है, ये आपका पहला रीजन है। दूसरा जो रीजन होगा वो होगा सी से डी तक। देखो, मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डी नहीं बताया था, डी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना, यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है, ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है इसको, मतलब बड़ा किया है। तो बड़ा करोगे ना तो देखोगे तुम हल्का सा ये बढ़ता है, थोड़ा सा उसके बाद ऐसे होता है। तो यहाँ पे चलो मैंने हल्का सा मैग्नीफाई यहाँ पे कर दिया। अगर मैग्नीफाई नहीं भी करोगे तो ये सी और डी सटा हुआ दिखता, इसलिए मैंने हल्का सा मैग्नीफाई किया है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो सी से डी तक, डी मैंने आपको नहीं बताया था, अब यहाँ पे बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई किया इसलिए यहाँ पे डी आया है। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डी नहीं बताते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो। ये भी सर ने गलत बताया था, बहुत छोटा सा रीजन था, दिखाओ चाहे मत दिखाओ कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैंने यहाँ सोचा कि चलो इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करते हैं। थोड़ा क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, हाईलाइट करते हैं। तो सी से डी तक, सी से डी तक जो रीजन है होगा वो होगा आपका प्लास्टिक रीजन। वो आपका क्या होगा माय रीजन, प्लास्टिक रीजन। मतलब ये क्या शो करेगा, प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ये क्या शो करेगा माय डियर फ्रेंड, प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। चलिए, यहाँ तक की तो कहानी बहुत साफ है, आपको यहाँ तक की तो कहानी बहुत ही साफ है कि यहाँ तक का जो रीजन है ये आपका है इलास्टिक रीजन, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन और ये प्लास्टिक रीजन।
जो मेन रीज़न है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है आपका डी से ई, वो है आपका, चलो यहाँ मैंने नहीं लिखा था ना, ये कौन सा रीजन है, प्लास्टिक। समझ लो पहले, उसके बाद अच्छे से लिख लेना, अभी आगे पीछे होगा। तो खैर ये रीज़न के बारे में मुझे ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। जहाँ पे भाषण देना होगा वहाँ पे मैं दूंगा, यहाँ पे भाषण देने की ज़रूरत है तीसरे वाले में, डी से ई तक, जिसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। देखिए अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, गेट आईएएस की बात कर रहा हूँ, एसएससी अभी फिलहाल इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी भी, बात समझना। आपसे पूछेगा कि इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे मटेरियल क्या होता है, हार्ड होता है। कौन से रीजन में मटेरियल हार्ड होता है, ठीक है, कौन से रीजन में स्ट्रेस स्ट्रेन। क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन ये है कि इन विच रीजन अ मटेरियल गेट्स हार्ड इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मतलब कौन से रीजन में आपका मटेरियल क्या होगा, हार्ड होगा, मतलब सख्त होगा। तो फ्रेंड वो क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड, हार्ड होता है। अब आप बोलोगे सर हार्ड क्यों होता है, सवाल उठेगा ना, हार्ड क्यों होता है, ऐसा क्या हो गया सर जो ये हार्ड हो गया। चलिए इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मान लो कि एक बॉडी है, वही बॉडी है, तो बॉडी में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये गैप्स वॉइड्स होते हैं, ये गैप्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, गैप्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अरे देखते नहीं, और क्लासरूम में अगर आप बहुत बच्चा कोई इधर उधर बैठा हुआ तो उसमें गैप है। अगर एरिया तो अब होगा क्या कि जब हम लोग क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, अब ये लंबा हो रहा है, अब क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड, ये लंबा हो रहा है, मतलब इस पर लोड लग रहा है। देखते हो ना कभी चीज़ को ठोकते हैं ताकि सोचते हैं कि गैप क्या हो जाए, फिल हो जाए। तो अब जब ये खिंचाएगा, जब इस पर लोड लगेगा और ये क्या होगा, खिंचाएगा, तो ये जो गैप्स है ना ये बहुत छोटे होते चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, गैप फिल हो जाएगा। तो आपको पता है कि कोई भी ठोस चीज़ है वो मजबूत होती है भैया। अगर किसी चीज़ में होल है, बोलता अंदर से खोखला है। अगर ये बोर्ड है मान लो, अंदर कुछ नहीं है, मैं मारूंगा भड़ाम से आर पार हो जाएगा हाथ, क्योंकि अंदर से क्या है, खोखला है। तो बॉडी भी क्या अंदर से थोड़ी थोड़ी इसमें वॉइड्स रहती, गैप्स, जिसको वॉइड भी बोला जाता है। लेकिन जब ये फैल रहा है, ऐसे दबता चला जा रहा है, तो ये क्या होगा, गैप जो है, ये जो वॉइड्स हैं, ये जो वॉइड्स हैं ये फिल हो जाएंगे। रीज़न समझना, अब इसके अंदर कोई वॉइड्स नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो अभी जाहिर सी बात है मजबूत होगा। अगर भैया इस बोर्ड के पीछे दीवार है और मैं इससे मारूंगा, भले बोर्ड भी टूटेगा थोड़ा सा, लेकिन मेरा हाथ भी टूटेगा, क्योंकि एक सपोर्ट है, क्योंकि वो अंदर क्या है, भरा हुआ है। तो कोई भी भरी हुई चीज़ वो क्या होती है, मजबूत होती है। तो यो अपन जब इसमें लोड को बढ़ाते हैं, जब वो इलोंगेट होता है डक्टाइल मटेरियल, तो उसके अंदर जो गैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिलअप हो जाते हैं। कौन से में फिलअप होगा, ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में होगा फिलअप। और इस फिलअप की वजह से ये क्या होता है, आपको मटेरियल हार्ड हो जाता है। आपको नॉर्मल बुक्स में ये नहीं मिलेगा, ये कंसेप्ट हाई लेवल का है, बहुत अच्छी चीज़ों में आपको बता दे रहा हूँ। कंसेप्चुअल बच्चे हैं, अगर ये सब चीज़ें बुक्स में बहुत डीपली पढ़ने पे मिलेगा, जितने आसानी से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इन फ्यूचर गेट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, गेट एग्जाम में से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और अगर एसएससी का लेवल बढ़ता है तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रीजन में आपका मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल हार्ड होता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होता है, ये मटेरियल हार्ड होता है। चलिए ई से एफ की बात नहीं करता हूँ, ये ई से एफ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस रीजन बोलते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट ई टू एफ इज नोन एज पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस। तो फ्रेंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने लायक जो चीज़ें थी वो ये थी, मैंने आपको बता दिया। कि मैं नहीं बताता तो आपके सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं, अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, एक एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए, वरना पढ़ने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो फ्रेंड आप इसको नोट करो, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक्स में बढ़ते हैं।